अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आवाज आ रही है मेरी आप दोनों को? अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अ, देखिए, इस तरह अगर हम जो रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपके जो पेपर हैं वो 3 जुलाई से आई थिंक स्टार्ट हो रहे हैं। और आई थिंक कल आपका फुल बुक का टेस्ट भी है। कल है ना फुल बुक का टेस्ट आपका? बेटा कल फुल बुक का टेस्ट है आपका? आज है। अच्छा, तो फिर देखें, आज आपका फुल बुक का टेस्ट हो जाएगा। फिर 1 मंथ होगा आपके पास तैयारी के लिए, जो आपने तैयारी करनी है स्पॉट के लिए। तो हम इस तरह करते हैं कि आप इस तरह करें, आप अपने चैप्टर्स देखें। फॉर एग्जांपल, अगर चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 15 में कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे आते होंगे, उन्हें रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे इस तरह बताते जाएं, जो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते, आपको जिन टॉपिक्स पे प्रॉब्लम्स हैं, आप उन टॉपिक्स के बारे में मुझे बता दें। हम उन्हीं टॉपिक्स को इधर रिवाइज किया करेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लिया करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर इस तरह ही पढ़ाते जाएं, हर टॉपिक थोड़ा थोड़ा रिवाइज होता जाएगा, ये ज़्यादा बेटर है, तो उस तरह भी चलने की कोई इशू नहीं है। आप मुझे बताएं कि जिस तरह हम पढ़ रहे हैं कि एक एक टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, रिवाइज करते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जितना है टाइम हमारे पास, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है या ये ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आपको जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स हैं, आप वो टॉपिक्स मुझे बारी बारी बता दें, मैं वो सारे टॉपिक्स लिख लेता हूँ और उन्हीं टॉपिक्स को आपको फिर रिवाइज करवाऊंगा, आप जितने हमारे पास नहीं। ये ज़्यादा बेटर है या इस तरह से किया जाए कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज करवा दिया जाए, या जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स है वो आपको इधर पढ़ाए जाए? और ये मैं यासिर साहब के, यासिर साहब को देना, मैं उनके पास चला जाऊँ। जी बेटा बताएं, आप क्या कहते हैं? जी वही ना, आपने ये मुझे बताना है कि आप फॉर एग्जांपल आपको चैप्टर नंबर 15 में से किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे बताएं, मैं आपको वो पढ़ा दूं। आगे फिर चैप्टर नंबर 16 आएगा। आप जो टॉपिक्स आपको आते हैं अच्छे से, आप वो स्किप करें, और जिन टॉपिक्स में आपको बेटा कोई प्रॉब्लम है उसको टिक करें आप, और मुझे बताएं कि सर ये जो टॉपिक है ना ये थोड़ा सा मुश्किल है। आप हमें बता दें कि ये कैसे आ सकता है, इसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकती हैं। इस तरह ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बेटा आपके पास टाइम थोड़ा है, 1 महीना रह गया आपके पास, और इस 1 महीने पे आपकी पूरी की पूरी 2 साल की मेहनत डिपेंडेंट है इस 1 महीने में। फर्स्ट ईयर में तो आपके पेपर हुए नहीं थे, सेकंड ईयर की बेस पर आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स लगने हैं। तो बेटा 1 महीने में अच्छे से तैयारी कर ले, सिलेबस शॉर्ट है, और ये इतना शॉर्ट सिलेबस है कि अगर आप 1 महीने में भी करेंगे ना तो ये हो जाएगा, मुश्किल नहीं। जी बाकी सब भी,
बात से एग्री हैं फिर कि उन्हीं टॉपिक्स को इधर पढ़ा जाए जिन टॉपिक्स में आपको बेटा कोई प्रॉब्लम है, या पूरी बुक गो थ्रू जैसे चल रहा है चलने दें? फिर इस तरह फिर आपको पता है काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। फिर इस तरह होगा यूँ कि हम एक टॉपिक को थोड़ा टाइम दे सकेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकेंगे। जी बेटा। चलिए आज तो हम जैसे हम पढ़ रहे थे वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। कल से आपको जो प्रॉब्लम होगी चैप्टर्स में, नेक्स्ट चैप्टर्स में आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा, हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। बेटा आज हमने पढ़ना शुरू करना है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, सॉरी जी एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पढ़ना शुरू करना है बेटा हमने, और उससे भी हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस और एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज बेटा हम पढ़ेंगे लिवर के बारे में। लिवर लॉन्ग क्वेश्चन है लिवर। लिवर लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी बॉडी का, और इसे सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म आप कहते हैं केमिकल रिएक्शंस को, बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म। और जो मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल स्टेशन है, यानी जो मरकज है मेटाबॉलिज्म, जहां सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, वो लिवर है। लिवर ये क्या है? सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लिवर के और बहुत सारे फंक्शन है बेटा, वो सारे टेबल में दिए होंगे, वो टेबल आपने अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। टेबल आपकी बुक में दिया होगा जिसमें लिवर के मुख्तलिफ फंक्शंस बताए गए हैं। लिवर मुख्तलिफ केमिकल की सिंथेसिस करता है। केमिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लिवर कौन कौन से केमिकल की सिंथेसिस करता है। लिवर का एक फंक्शन है सिंथेसिस। अब वो कौन कौन से केमिकल की सिंथेसिस करता है वो आपने बुक से देख लेना टेबल में। दूसरा फंक्शन है स्टोरेज। लिवर बहुत सारे केमिकल्स को अपने अंदर स्टोर भी करता है, जैसा कि ग्लाइकोजन, जैसा कि आयरन। ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको लिवर अपने अंदर स्टोर करता है, ये भी आपने याद करना है। इसके अलावा लिवर का और क्या फंक्शन है? इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन मतलब वो जो जहरीले केमिकल होते हैं उनके जहरीले असर को खत्म करना, उनके टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म करना। इसके अलावा और क्या फंक्शन है? रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग मुख्तलिफ मटेरियल्स की रीसाइक्लिंग करना। फॉर एग्जांपल एक रीसाइक्लिंग प्रोसेस लिवर में होता है ब्लड वाला। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो लिवर में आकर टूट जाते हैं, और लिवर में जब आकर टूटते हैं तो वो टूटे फूटे रेड ब्लड सेल से क्या बन जाते हैं? नए रेड ब्लड सेल। तो इस तरह क्या होगी? रीसाइक्लिंग होगी। तो लिवर के ये मुख्तलिफ फंक्शंस है, बुक में टेबल दिया होगा, उसको अच्छे से याद करें। एक फंक्शन लिवर का है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल
बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, ये अगर शॉर्ट आ सकता है। यूरिया साइकिल, बुक में यूरिया साइकिल ड्रॉ हुआ होगा। यूरिया साइकिल लिवर में हो रहा होता है और इसमें होता क्या है, जो अमोनिया होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और ये सारा प्रोसेस लिवर में हो रहा होता है। बुक में बेटा साइकिल ड्रॉ किया होगा, वो साइकिल आपने अगर शॉर्ट करना है 2 नंबर की, वो इंपॉर्टेंट है। यूरिया साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये हो कहाँ रहा होता है, लिवर में, और इसके दौरान होता क्या है, वो जो अमोनिया होता है उससे बेटा अमोनिया से क्या बनता है, यूरिया बनता है। कैसे बनता है वो पूरा साइकिल बेटा बुक में ड्रॉ किया होगा, वो आपने अच्छे से कर। नेक्स्ट है बेटा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, इंसान का यूरिनरी सिस्टम। पहले हम यूरिनरी सिस्टम की बेटा डायग्राम बना लेते हैं। नाम से पता चल रहा है यूरिनरी सिस्टम ने करना क्या है, यूरिन की फॉर्मेशन करनी है बॉडी के अंदर और उस बचे हुए यूरिन का बॉडी से रिमूव भी करना है। इस सिस्टम को क्या कहेंगे, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम मुख्तलिफ ऑर्गन से बना होता है। यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से हैं, किडनी और यूरेटर, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट ऑर्गन जो है यूरिनरी सिस्टम का बेटा वो है यूरेथ्रा। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गन हैं यूरिनरी सिस्टम के। इनको जरा इनकी डायग्राम बना लेते हैं। ये बेटा किडनी है दो, ये दो किडनी है बेटा, ठीक है। अब किडनी बीन शेप्ड होते हैं, लोब्यूल की शक्ल जैसे होते हैं, और ये दो किडनी से क्या निकल रही होती हैं, दो ट्यूब निकल रही होती हैं, इन्हें कहते हैं यूरेटर। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, यूरेटर कहते हैं। और ये जो यूरेटर है, दोनों की दोनों ट्यूब्स कहाँ ओपन होती हैं, एक ब्लैडर में, एक थैली में ओपन होती है, उसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और बेटा यूरिनरी ब्लैडर से एक छोटी सी नैरो सी एक और ट्यूब निकल रही होती है, उसे कहते हैं यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है बेटा, एंड दिस वन इज किडनी। और ये क्या है बेटा, किडनी। तो ये पूरा आपके सामने क्या बन गया, यूरिनरी सिस्टम। इसी सिस्टम ने यूरिन बॉडी में बनाना भी है और इसी सिस्टम ने बॉडी से यूरिन को रिमूव भी करना है। अब जरा हम किडनी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। आपको पता है ना किडनी क्या बनाता है, यूरिन बनाता है, और वो यूरिन बनने के बाद यूरेटर में आता है और फिर यूरेटर से वो यूरिन आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाता है तो फिर वो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में आता है, यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से। किडनी के बारे में बेटा डिटेल से पढ़ते हैं। किडनी, किडनी आप जानते हैं कि रेड कलर के ऑर्गन होते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं ऑन ईच साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम की दोनों साइडों पर, एक इधर होता है और एक इधर होता है, और डोर्सल साइड पे होते हैं, ये आगे नहीं होते। किडनी आगे नहीं होते, पीछे की तरफ होते, ठीक है बेटा।
and they are present on each side of the vertebral column, रीढ़ की हड्डी की दोनों साइडों पर होते हैं, एक इधर एक उधर, ठीक है। अच्छा, अब किडनी का जरा स्ट्रक्चर देखते हैं। जो किडनी होता है बेटा, उसका स्ट्रक्चर किडनी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। ये जो आउटर पार्ट है किडनी का, इसे कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, और ये जो बेटा इनर पार्ट है किडनी का, इसे कहते हैं रेनल मेड्यूला। एड्रेनल नहीं है, ये रेनल, रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेड्यूला। इनर पार्ट को रेनल मेड्यूला कहते हैं। बेटा किडनी छोटे छोटे यूनिट्स से बना होता है, वो छोटे छोटे यूनिट्स जिनके मिलने से किडनी बना होता है बेटा, उनको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स क्या है? दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इन्हीं से किडनी बना होता है और यही किडनी का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। किडनी का फंक्शन क्या है? यूरिन बनाना। दरअसल किडनी के अंदर वो जो यूनिट्स जो यूरिन बना रहे होते हैं, वो कौन से होते हैं? नेफ्रॉन। इसलिए नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। अब वो वाले नेफ्रॉन जो कहां पाए जाते हैं? रेनल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और वो वाले नेफ्रॉन जो रेनल मेडुला में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। और कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनका नेफ्रॉन, कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं उनका आधा हिस्सा रेनल मेडुला में होता है और आधा हिस्सा रेनल कॉर्टेक्स में होता है। उन नेफ्रॉन्स को कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। शॉर्ट क्वेश्चन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वैसे नेफ्रॉन्स होते हैं which are present along the border of renal cortex and renal medulla। ये जो renal cortex और renal medulla के दरमियान जो border है, जो boundary है, तो इस boundary पे पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स को क्या कहते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब जरा हम नेफ्रॉन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये पता चल गया कि किडनी किससे बना होता है? नेफ्रॉन्स से बना होता है, ठीक है। एक किडनी के अंदर ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब जरा हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ देंगे। ये पहले आपके सामने नेफ्रॉन बना लें। ये बेटा आपके सामने मैंने नेफ्रॉन बनाया। नेफ्रॉन का ये जो सबसे पहला पार्ट है, जो नॉन ट्यूबुलर पार्ट है, जो ट्यूब लाइक नहीं होता, जो नाली नुमा नहीं होता, नॉन ट्यूबुलर पार्ट, ये जो कप लाइक पार्ट है, कप की तरह का होता है, इसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल। ये जो नॉन ट्यूबुलर पार्ट है बेटा, इसे क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अब इस बोमेन कैप्सूल के अंदर
ब्लड वेसल्स का बेटा एक नेटवर्क होता है, ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, बहुत ज्यादा खून की नालियों का एक नेटवर्क होता है, जाल होता है, उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बोवेन कैप्सूल, बोवेन कैप्सूल के अंदर क्या ग्लोमेरुलस। अब बोवेन कैप्सूल से पीछे ट्यूबुलर पार्ट स्टार्ट हो जाता है, नेफ्रॉन का नालीनुमा हिस्सा शुरू हो जाता है जो ट्यूब पर मुश्तमिल होता है। ये जो पहला हिस्सा था बोवेन कैप्सूल बेटा, ये ट्यूब लाइक नहीं था, ये कप लाइक पार्ट था, इसको क्या कहा, बोवेन कैप्सूल। तो पीछे वाला आगे वाला जो हिस्सा है वो सारा का सारा ट्यूबुलर पार्ट है। अब ये जो सारा का सारा ट्यूबुलर पार्ट है, इसके फर्दर तीन पार्ट हैं। ये जो पहला हिस्सा है इसे कहेंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, और ये जो यू शेप ट्यूब नजर आ रही है आपको नेफ्रॉन में, इसे कहते हैं लूपोफेनले। लूपोफेनले। और ये जो आखिरी हिस्सा आपको नेफ्रॉन का नजर आ रहा है, इसे कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आखिरी हिस्सा नेफ्रॉन का। और ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, ये एक नाली में ओपन हो रहा होता है, इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसे कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। ये बेटा, तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इसके, नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन का सबसे पहला हिस्सा बोवेन कैप्सूल जो कप लाइक होता है और उसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, वो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क। फिर बोवेन कैप्सूल के पीछे ट्यूबुलर पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ट्यूबुलर पार्ट के आगे फर्दर तीन हिस्से। ये जो पहला हिस्सा ट्यूबुलर पार्ट था, ये वाला, जिसमें काफी मोड़ नजर आ रहे हैं आपको, ये स्ट्रेट ट्यूब नहीं है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और आगे वाला जो हिस्सा है यू शेप्ड पार्ट जो है नेफ्रॉन का, उसे कहते हैं लूपोफेनले। और अगला जो हिस्सा है उसे कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और वो कहां ओपन हो रहा है। अच्छा बेटा, ये जो लूपोफेनले है, लूपोफेनले के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। लूपोफेनले को किसने सराउंड किया होता है, ब्लड वेसल्स ने सराउंड किया होता है। वो वाली ब्लड वेसल्स जिन्होंने, वो वाली खून की नालियां जिन्होंने लूपोफेनले को सराउंड किया होता है, कहते हैं वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा, वाजा रेक्टा क्या है, दीज आर ब्लड वेसल्स व्हिच आर अराउंड द लूपोफेनले। लूपोफेनले के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होती है, उन्हें क्या कहते हैं, वाजा रेक्टा। इसीलिए इसी तरह प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द भी बेटा क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द भी ब्लड वेसल्स होती है, उन्हें कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये क्या कहेंगे, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ये जो ऊपर प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द, इन्हें कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। अब ये था स्ट्रक्चर पूरा का पूरा नेफ्रॉन का बेटा, हमने क्या पढ़ लिया, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। बेटा यूरिन फॉर्मेशन के तीन स्टेप्स हैं, यूरिन की फॉर्मेशन तीन मरहलों में होती है। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। लास्ट वन इज सेक्रेशन। तो ये तीन स्टेप हैं फॉर्मेशन यूरिन की, तीन स्टेप में होती है। सबसे पहला स्टेप फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ये जो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड मूव कर रहा होता है, उस ब्लड में से वेस्ट केमिकल्स, पानी वगैरह, शुगर वगैरह, अमीनो एसिड वगैरह, बहुत सारे केमिकल्स इस ग्लोमेरुलस से निकलकर कहां आ जाते हैं बेटा, बोवेन कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है,
ग्लोमेरुलर में जो ब्लड मूव कर रहा है, ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड मूव कर रहा है, उस ब्लड में से वेस्ट केमिकल्स, नाइट्रोजन वेस्ट, पानी वगैरह, शुगर वगैरह और कुछ दूसरे केमिकल्स ग्लोमेरुलस में से निकलकर वोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब वो सारे के सारे केमिकल्स कहां दाखिल हो जाते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल में। अब उन केमिकल में नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं, पानी भी होता है, कुछ एसेंशियल केमिकल भी होते हैं जैसे कि ग्लूकोज वगैरह। तो जो एसेंशियल केमिकल्स होते हैं, वाटर वगैरह, वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से दोबारा ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये जो पेरिकुलर कैपिलरीज नजर आ रही हैं आपको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के इर्द-गिर्द, उनमें ब्लड मूव कर रहा होगा ना, तो इधर जो एसेंशियल केमिकल्स ब्लड से निकले थे ग्लोमेरुलस के ब्लड से, एसेंशियल केमिकल्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से दोबारा कहां चले जाएंगे? पेरिकुलर कैपिलरीज में मौजूद ब्लड। तो इधर से फिर पेरिकुलर कैपिलरीज के ब्लड में किसकी एब्जॉर्प्शन हुई? वाटर की, एसेंशियल ग्लूकोज वगैरह की। दिस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। फिर नीचे लूप को फैलने में बेटा आमतौर पर नाइट्रोजनस वेस्ट ही आती है क्योंकि उनकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती, और पानी आता है क्योंकि पानी भी ऊपर एब्जॉर्ब होता है लेकिन सारा एब्जॉर्ब नहीं होता, और पानी की भी यहाँ पर फर्दर रीएब्जॉर्प्शन होती है। लूपो फैलने के इर्द-गिर्द आपको ब्लड वेसल नजर आ रही है ना, तो ये लूपो फैलने से पानी भी निकलकर इर्द-गिर्द मौजूद ब्लड वेसल में चला जाता है। तो आगे फिर बेटा आमतौर पर नाइट्रोजनस वेस्ट ही जाते हैं। ये डिसेंडिंग लूपो फैलने उसके आगे असेंडिंग लूपो फैलने, तो यहाँ से आगे सिर्फ क्या जाएंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट ही जाएंगे, और नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ सेक्रीशन होगी। यहाँ ट्यूब्यूल की वॉल से कुछ केमिकल सेक्रीट होंगे बेटा। ट्यूब्यूल्स की वॉल से क्या सेक्रीट होंगे? कुछ केमिकल्स, और वो केमिकल नाइट्रोजनस वेस्ट में शामिल हो जाएंगे जो कि पीएच को चेंज नहीं होने देंगे। तो ये जो केमिकल जो ट्यूब से सेक्रीट हुए और नाइट्रोजनस वेस्ट मिलकर क्या बनाएंगे? यूरिन। और यूरिन कहाँ आ जाएगा? कोलेक्टिव ब्लड में। ये जो एंड पे सेक्रीशन हुई थी ट्यूब्यूल की वॉल से केमिकल की, क्या कहेंगे? सेक्रीशन। ये था बेटा फंक्शन। किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकता है इस टॉपिक में। जी बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आता है सबको ये टॉपिक? चलिए अच्छी बात है फिर। ये चलिए बेटा, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट किया जाए। कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।